3 जनवरी 2026 के दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके और कुछ घंटों में इसके राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा के लेके चला जाता है और निकोलस मादुरो को अमेरिका के एक जेल में डाल दिया जाता है। I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. But according to the Washington इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये वेनेजुएला के रास्ते और मेक्सिको के रास्ते वेनेजुएला होते हुए अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। हालांकि ये एक बहाना है, अमेरिका में जो ड्रग्स आता है वो मेक्सिको से आता है, ना कि वेनेजुएला से आता है। अब सवाल ये है कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कैसे कर लिया? क्या वेनेजुएला छोटा देश है? किसी देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को उठाकर लेके चले जाना कोई आम बात नहीं है। हम आपको बताएंगे कैसे आज अमेरिका ने इस घटना से दुनिया को डरा दिया है कि वो आपको डिजिटली गुलाम बना सकता है। हम आपको ये भी बताएंगे कैसे अमेरिका इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है, बार बार इतिहास में उसने कब कब ये किया था, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारत को इस घटना से क्या सीखने की जरूरत है। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला का है, लेकिन इसके ऑयल में अशुद्धि थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इसको निकालना थोड़ा महंगा पड़ता है। अमेरिका की नजर इस ऑयल पे है और यहाँ लिथियम और सोना का बहुत बड़ा भंडार पाया गया है। तो एक्चुअल में अमेरिका इन भंडार पर कब्जा करना चाहता है और बहाना लगा देता है कि अमेरिका में ये ड्रग सप्लाई करता है, इसलिए वो इसके राष्ट्रपति को उठा के लाया है। अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करने की प्लानिंग 2020 से लॉकडाउन के समय से कर रहा है। उसी समय से अमेरिका राष्ट्रपति को उठाना चाहता था, लेकिन उस समय उनका मिशन सफल नहीं हुआ। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास रूस के दिए हुए ताकतवर सुखोई फाइटर जेट्स थे। उसके पास दुनिया के बेहतरीन S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे। उसके पास लाखों की फौज थी। फिर आखिर कैसे ऐसा हुआ कि अमेरिका ने हमला किया और कुछ घंटे के अंदर पूरे देश पर कब्जा हो गया? डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 2026 में वही किया है जो आज से 250 साल पहले हिंदुस्तान में हुआ था। आपको याद होगा जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने ताकत से युद्ध नहीं जीता था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया था। उस वक्त भी लड़ाई के मैदान में तोपें थीं, लेकिन वो चलाई नहीं गई थीं। एग्जैक्टली वही यहाँ पर किया गया है। अमेरिका ने निकोलस बहादुरों के ही सेनापति उपसेनापति को इसने अपने साथ मिला लिया और उसने ऑफर दिया कि तुम्हें करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, अमेरिका में बस जाओगे, नया पासपोर्ट, नया नाम सब दे दिया जाएगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका ने उनसे कहा था कि अगर तुम लड़ोगे तो हार जाओगे, ये तुम जानते हो जीत नहीं पाओगे, और उसके बाद हम तुम्हें वॉर क्रिमिनल घोषित कर देंगे। लेकिन अगर तुम लोग चुपचाप हट जाते हो तो तुम्हें लाखों डॉलर मिलेंगे और अमेरिका में आलीशान घर मिल जाएगा। नतीजा ये था कि न मिसाइल चली, न गोली चली, न डिफेंस सिस्टम, और देश अपने घर के गद्दारों की वजह से बिक गया। कार्डिनल, यही वो व्यक्ति है जो हर एक जानकारी बताते गया। निकोलस मादुरो कितने बजे उठते हैं, कितने गार्ड रहते हैं, रात के समय कौन कौन सा रास्ता होता है, हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करेगा, इमरजेंसी में राष्ट्रपति किधर भागेंगे, A to Z इंफॉर्मेशन वेनेजुएला का उप सेनापति ने अमेरिका के CIA एजेंसी को मुहैया कराया था। इस आधार पर बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी और इस प्लानिंग में लगभग 150 जहाज़ों ने भाग लिया। और 150 जो जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट है, अलग अलग टाइप के जहाज़ हैं और अलग अलग शहर से उड़ान भरे हैं, और सब के सब वेनेजुएला पहुंचे हैं और वेनेजुएला को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वेनेजुएला में सबसे पहले आर्क्यूस सेंटेलियन नामक ड्रोन ने एंट्री मारा था। ये 500 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है और ये स्टिल्थ ड्रोन है। इससे हर जगह की पूरी प्रॉपर फोटो ले लेता है। अब इसके बाद अगला नंबर आता है F-35 का। F-35 दुश्मन के रडार में नहीं दिखता है और इसी का फायदा उठा के वो वेनेजुएला के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वेनेजुएला में प्रवेश करने के लिए जहाज़ों और एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग अलग टाइप के जगहों से उड़ान भरा जाता है और इसे वेनेजुएला देख नहीं पाता है, और वेनेजुएला के रडार पे फेक सिग्नल भेजना चालू किया जाता है। तो वेनेजुएला के रडार कंफ्यूज हो गए कि अचानक से इतने जहाज कैसे आ गए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तरीका होता है। अब इसके पीछे चला गया ग्लावरर। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम में आता है। ये फेक सिग्नल रडार पे भेज देता है। जब से फेक सिग्नल रडार पे भेजा तो जो वेनेजुएला के रडार अच्छे से काम नहीं करता है,
अब यहाँ वेनेजुएला एक गलती कर देता है, उसने इन रडार की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाया गया तो ग्राउलर जहाज एक्टिवेट हो जाता है। इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ होता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी को देखकर एजीएम मिसाइल मार देता है। 9 सेकंड के अंदर 12 रडार सिस्टम को उड़ा दिया जाता है। वेनेजुएला का आसमान अंधा हो जाता है और अमेरिका के सभी फाइटर जेट वेनेजुएला में प्रवेश कर जाते हैं। अब B-52 अमेरिका से उड़ान भर के इसके ऊपर पहुंच जाता है। जहां लगता था कि वेनेजुएला यहां से अटैक कर सकता है, वहां इतना हेविली बम्बार्डमेंट कर दिया कि पूरी वेनेजुएला में जो उसकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी, वहां अफरा तफरी मच गया। अब वेनेजुएला के आंतरिक भाग पर हमला करने के लिए कई प्रकार के विमानों का उपयोग किया जाता है, जिनमें चिनूक, B-52 और कई हेलीकॉप्टर फाइटर जेट शामिल होते हैं। इन्हीं विमानों के माध्यम से वेनेजुएला पर हमला किया जाता है। अब तक आधे कमांडो वेनेजुएला के अंदर प्रवेश कर गए थे और इधर नौसेना बेस से वेनेजुएला की ओर सैनिक तैनात कर दिए गए थे और कमांडो की सप्लाई करने के लिए फास्ट हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे का यूज किया गया था, जो बैकअप में कमांडो को तेजी से अंदर ले जा सके। और वेनेजुएला का और कोई रडार सिस्टम काम तो कर नहीं रहा है, तो अमेरिका के जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए हॉक आई जहाज़ को अंदर भेजा जाता है। ये जहाज़ उड़ता फिरता रडार सिस्टम होता है जिसकी क्षमता 400 किलोमीटर थी। यदि वेनेजुएला की नेवी अगर हरकत में आती है तो वेनेजुएला की पनडुब्बियों को मारने के लिए अमेरिका के पास बोइंग का बनाया हुआ P-8I पोसाइडन जहाज़ है। इस जहाज़ में एक भी खिड़की नहीं होती है। इसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे हुए होते हैं। अगर कोई भी पनडुब्बी देख लेगा तो ये ऊपर से ही मिसाइल गिरा देगा। ये वेनेजुएला के नौसेना को ध्वस्त करने के लिए इसे लगाया गया था। हॉक आई और पोसाइडन जैसे जहाज से निगरानी करने के लिए तैनात किया गया था। वेनेजुएला के सामने पूरी की पूरी अमेरिका ने नौसेना का बेड़ा खड़ा कर दिया था। ये फुल फ्लेजेड वॉर के लिए रेडी थे कि अगर वेनेजुएला की ओर से कोई अटैक आता है तो इतना तेजी से ये हमला करेंगे कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट खत्म हो जाएगी। तब असली खेल चालू होता है। पूरे वेनेजुएला को आइसोलेट कर दिया जाता है और वेनेजुएला पे होता है अब साइबर अटैक। साइबर अटैक करके वेनेजुएला के पूरे लाइट सिस्टम को ही काट देता है, जिससे पूरी शहर में ब्लैकआउट हो जाता है। पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। उसके गूगल सैटेलाइट काम करना छोड़ देते हैं, वेनेजुएला का GPS काम करना बंद कर देता है और अचानक से वेनेजुएला के ऊपर जहाज का पूरा रडार सिस्टम खाली कर दिया जाता है। जब वेनेजुएला चारों ओर से घिर जाता है तब खेल असली शुरू होता है। चिनूक हेलीकॉप्टर से आए कमांडो बिल्डिंग की छत पर उतरते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर देश के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अमेरिकन डेल्टा फोर्स अपने कब्जे में ले लेती है और अमेरिकी कमांडो डेल्टा फोर्स के कमांडो इन्हें उठाकर अपने हेलीकॉप्टर में लेकर आती है और एक फ़ोटो रिलीज़ की गई और पूरी दुनिया को बताया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करके लाया जा चुका है। अगले दिन सुबह जब ये खबर न्यूज़ चैनल्स पर आती है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। निकोलस मादुरो को यहाँ से प्यूर्टो रिको भेज दिया जाता है और फिर इन्हें न्यूयॉर्क भेज दिया जाता है और फिर इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। पूरी दुनिया को अमेरिका ने दिखा दिया है अब पूरी दुनिया अमेरिका की नीतियों पे नहीं चल रहा है। ये दिखाता है कि जब कोई एक तानाशाह पागल होता है तो देश से बड़ी अपनी नीतियाँ बना देता है। अमेरिका के लिए आगे चल के ये बहुत घातक साबित होगा। वेनेजुएला के पास रूस का दिया हुआ S-300 भी एयर डिफेंस था, जो काम नहीं आ सका। S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये 30 साल पुराना है। ये F-16 जहाज़ों के लिए कारगर था, लेकिन अमेरिका ने इसमें F-16 जहाज़ यूज़ ही नहीं किया। दूसरा, वेनेजुएला के पास रूस से खरीदा हुआ सुखोई 30 जहाज़ है। ये सुखोई 30 जहाज़ भारत के पास भी है। अगर उसके पास S-400 रहता तो ये अमेरिका के F-35 को भी पकड़ लेता, लेकिन उसके पास ये नहीं था, इसलिए अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया है और कह रहा है देखो मैंने तुम्हारा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया। इस किडनैपिंग के पीछे की असली वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने 18 दिसंबर 2025 को खुलेआम ये कहा था कि वेनेजुएला का तेल हमारा था। Charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? Yes, we're in charge. The country is a mess. It's been horribly run. The oil is just flowing at a very low level. ट्रंप की ये भाषा किसी नेता की नहीं, एक कब्जा करने वाले मालिक की थी। लेकिन इस कहानी की अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी तेल से आगे की है।
ये कहानी अमेरिका के अस्तित्व की है, ये कहानी डॉलर की है, ये कहानी ब्रिक्स की है, ये कहानी गोल्ड की है। अमेरिका आज कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दब गया है। अमेरिका की पूरी ताकत, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया में जो तेल है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जाए। इसके जरिए अमेरिका बिना कुछ किए अरबों डॉलर कमाता रहता है और इस डॉलर का दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी हद तक जाने को तैयार है। आप पीछे मुड़कर देखिए, इराक में सद्दाम के साथ क्या हुआ था। अमेरिका की तरफ से पहले कहा गया कि उसके पास विनाशकारी हथियार है, जैसा इस बार वेनेजुएला में कहा गया कि दुनिया भर में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। लेकिन इराक में भी ये स्पष्ट हुआ था कि सद्दाम का असली गुनाह ये था कि वो इराक का तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचने की तैयारी कर रहे थे। अगर वो हो जाता तो डॉलर की मांग कम हो जाती। लीबिया में गद्दाफी ने कहा था कि वो तेल के बदले सोने के सिक्के लेंगे। दोनों का हश्र क्या हुआ दुनिया जानती है। वेनेजुएला के साथ भी आज यही हो रहा है। वेनेजुएला के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। साल 2025 में डॉलर की कीमत गिर चुकी है। दुनिया के कई देश डॉलर छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। अब अगर इसमें वेनेजुएला भी अपना इतना बड़ा तेल का भंडार डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में बेचता है, चाहे वो चीनी युआन, क्रिप्टो या फिर जो खबरें आ रही थी कि अलग अलग दुनिया में संगठन जैसे ब्रिक्स हैं, वो एक प्लान कर रहे थे, तो फिर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाती। इसीलिए कहानी माधुरों को हटाने या लोकतंत्र बचाने की नहीं थी, ये अमेरिका के डॉलर को वेंटिलेटर से हटाने की थी। अमेरिका को वेनेजुएला का तेल चाहिए था, लेकिन अपनी शर्तों पर और सिर्फ अपनी करेंसी पर। लेकिन इसमें एक खजाना और भी है जिसकी बात नहीं चल रही। बहुत बड़ी लूट है जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, वो है सोने की। असली खेल तेल के साथ साथ अपनी बैलेंस शीट को सुधारने और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने का भी है। अगर आंकड़ों को आप गौर करें, वेनेजुएला के पास लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। करीब 161 टन सोना वहां के सेंट्रल बैंक की तिजोरियों में रखा है। वेनेजुएला के पास एक और खास इलाके हैं जहां पर माइनिंग आग के नीचे करीब 10,000 टन सोना दबा पड़ा है। अब अगर आज के भाव में वहां की जमीन के नीचे लाखों करोड़ों, जिसमें ट्रिलियन डॉलर्स में पैसा है, वो आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि अमेरिका को यहां पर तेल से कहीं ज्यादा सोना मिल रहा है। और ये सोना क्यों जरूरी है? देखिए, तेल निकालने में वक्त लगता है, पाइपलाइन टूटी हुई है, रिफाइनरी जलानी पड़ेगी, सालों लग जाएंगे। लेकिन सोना तो लिक्विड कैश है। जैसे ही अमेरिका अपनी पसंद की कठपुतली सरकार को वहां बिठाएगा, ये सारा सोना जो है तुरंत अमेरिका और पश्चिमी देशों के बैंकों के पास पहुंच जाएगा। वो इसे अपने कर्ज चुकाने और अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो सोना लंदन के बैंकों में जो सालों से फंसा था, अब एक झटके में अमेरिका के हाथ लग जाएगा। और यहीं से एंट्री होती है दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क की भी। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने एक संकेत दिया था कि वेनेजुएला में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है उसका मकसद सिर्फ तेल नहीं है, वो मिनरल्स पर कब्जा करना भी है। वेनेजुएला की मिट्टी में कोल्टन और लिथियम जैसे बेशकीमती मिनरल्स हैं। ये वही चीजें हैं जिनसे हमारे आपके हाथ में स्मार्टफोन चलता है और जिनका इस्तेमाल करके बैटरियां बनाई जाती हैं। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले बोलिविया, जहां लिथियम बहुत ज्यादा है, वहां तख्ता पलट हुआ था और तब एलॉन मस्क की तरफ से एक ट्वीट आया था और उस ट्वीट में जो उन्होंने लिखा था कि हम जिसका चाहे उसका तख्ता पलट करेंगे, आप आदत डाल लीजिए। ये ट्वीट एलॉन मस्क और अमेरिका के बड़े व्यापारियों की मानसिकता को दिखाता है, जो एक गुंडे की तरह कब्जाने की नीति को फॉलो करते हैं। एलॉन मस्क को इलेक्ट्रिक कारों और रोबोट्स के लिए सस्ती बैटरियां चाहिए। वेनेजुएला के पास उन बैटरियों का कच्चा माल है। एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ एक सोच पर वेनेजुएला और मादुरो पर आगे बढ़े, क्योंकि ये पूरी कहानी धंधे की है। ट्रंप और मस्क की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये सिर्फ दोस्त नहीं है, ये बिजनेस पार्टनर्स हैं। ट्रंप को ताकत मिली, एलॉन मस्क को खनिजों की चाबी। असल में व्यापार जो है वो सोने और बैटरियों का हो रहा है। अमेरिका जिस तरह बेलगाम हो गया है, वो अगला निशाना बनाएगा ग्रीनलैंड को और ईरान में भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अब अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने रूस का एक पानी वाला टैंकर को, जहाज को, पेट्रोल टैंकर को भी अपने अंडर में ले लिया, जबकि रशियन पनडुब्बियां इसकी सुरक्षा दे रही थी। लेकिन अमेरिका का मन इतना बढ़ गया है कि ये किसी से नहीं डर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने जो वेनेजुएला के साथ किया वो भारत के साथ कर सकता है कि नहीं? तो ये भारत के साथ नहीं कर सकता। उसके लिए 3 लोगों का धन्यवाद देना चाहिए। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण कर दिया था और मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं था।
फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की जोड़ी ने परमाणु परीक्षण कर दिया था। अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह से हमला करेगा तो हम लोग भी जवाब में परमाणु बम देंगे। अमेरिका किसी भी देश को मारने से पहले कई नीतियां अपनाता है। आप देखिएगा, सबसे पहले उस देश का व्यापार खत्म करने के लिए उस पर टैरिफ लगाता है, फिर ट्रेड वॉर कर देता है, उसकी जीडीपी को गिरा देता है, उसके किसी इंसान, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन पर सैंक्शन लगा देता है कि आप आ नहीं सकते हैं, उसके किसी प्रोडक्ट पर एम्बार्गो लगा देता है कि आप इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। अमेरिका के पास सोशल मीडिया की ताकत है। कंप्यूटर के अधिकांश सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी को अमेरिका से कंट्रोल किया जा रहा है। कंप्यूटर के अधिकांश सॉफ्टवेयर इन्हीं का होता है। इस सोशल मीडिया की ताकत से उसी देश की जनता को वो उग्र कर देता है और इसकी मदद से वो अंतर में ही गृह युद्ध का एक माहौल बना देता है और अचानक एक दिन समय देख के हमला कर देता है। भारत को जरूरत है चाइना की तरह आत्मनिर्भर बनने की है, ताकि हम भी अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकें। नहीं तो ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी हो सकती हैं।